नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है कार्नोट थ्योरम। तो हम कार्नोट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो कार्नोट थ्योरम हम जानेंगे क्या होता है, कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम क्या होता है। ठीक है ना, फिर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कार्नोट थ्योरम को। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? और फिर इसके बाद एक हम एग्जाम्पल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी स्मॉल टॉपिक है हमारे पास, इजीली कवर हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। देखो कार्नोट थ्योरम, व्हाट द कार्नोट थ्योरम स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट ऑल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। व्हाट डज इट मीन। अब देखो इसका मतलब देखो क्या कह रहा है। मान लीजिए ये सपोज टेम्परेचर T1 हो गया, लेट अस सपोज इट इज हॉट बॉडी। ठीक है ना, इट इज सोर्स, और ये हमारे पास सपोज इट इज टेम्परेचर T2, ये क्या होगा, कोल्ड बॉडी। ठीक है, या हम इसको सिंक कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंक, ये क्या हो गया, सोर्स। और सपोज एक इंजन तो हो गया ए, एक इंजन हो गया बी, एक इंजन सपोज सी, एक इंजन हो गया डी। तो हमने कितने इंजन ले लिए, 4 इंजन। वी हैव 4 हीट इंजन्स। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और मान लीजिए जो डी इंजन है ये रिवर्सिबल इंजन है। क्या है, रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, all the 4 heat engines A, B, C, D, all 4 heat engines are working between the same temperature T1 and T2. All heat engines are working between the same temperature. समझ में आया? Among all these engines, D will have maximum efficiency because it is reversible engine. समझ में आया? यही कार्नोट थ्योरम कहता है कि यदि बहुत सारे इंजन हमारे एक साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इंजन हैं और वो सेम टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं, तो उस इंजन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी जो रिवर्सिबल होगा। समझ में आया? तो ऑल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, रिवर्सिबल इंजन विल हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कार्नोट थ्योरम कहती है। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। ठीक है, अब कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। अब कार्नोट थ्योरम का मतलब एक दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सिमिलर है, इसी से बना है। अब कह रहा है कि यदि बहुत सारे इंजन वर्क कर रहे हो सेम टेम्परेचर के बीच में, सपोज ए, बी, सी, डी। ठीक है, समझ में आया? और सारे के सारे क्या है, ऑल रिवर्सिबल। सारे के सारे इंजन क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है ना, तो सभी का एफिशिएंसी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सभी का एफिशिएंसी क्या होगा, सेम। तो ऑल रिवर्सिबल इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट विल हैव द सेम एफिशिएंसी। सबका एफिशिएंसी क्या होगा, सेम। तो इसी का ही तो एक्सटेंशन हुआ है। समझ में आया? एक जनरल स्टेटमेंट हो गया और ये इसका एक कोरोलरी हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि देखो क्या एफिशिएंसी क्या होता है, हम ईटा से लिखते हैं, और ये एफिशिएंसी हमने क्या लिखा, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या होता है, एक रिवर्सिबल इंजन होता है। ठीक है, और जितने भी रियल इंजन होते हैं, है ना, देखो उसमें ना हीट डिसिपेशन होता है, एनर्जी का लॉस होगा, चाहे वो रेडिएशन की फॉर्म में हो, ठीक है ना, या कंडक्शन की वजह से हो, फ्रिक्शन की वजह से हो। तो रियल इंजन्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, वो उनका हमेशा एफिशिएंसी कम ही होता है। कार्नोट इंजन आइडियल रिवर्सिबल इंजन होते हैं। ठीक है, तो इनका हमेशा एफिशिएंसी ज्यादा होगा। यही कार्नोट थ्योरम भी कहता है। ठीक है ना, कि भाई बहुत सारे हीट इंजन यदि सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब हमारे पास सारे रिवर्सिबल होंगे। ठीक है ना, ये वाला इंजन भी क्या हो, यदि रिवर्सिबल इंजन हो। ठीक है ना, तो इज द एफिशिएंसी ऑफ रियल इरिवर्सिबल हीट इंजन एंड कार्नोट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। ठीक है ना, समझ में। अब हम इस चीज को देखो प्रूफ करके देखते हैं। अब देखो, अब हमने इस चीज को देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने कंट्रोडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट अस अज्यूम फॉर कंट्रोडिक्शन एक्सिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल इंजन ई डैश। देखो ये हमने एक इंजन मान लिया ई डैश, है ना, रियल इंजन है, इरिवर्सिबल है। ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ये क्या, एक हाइपोथेटिकली लेट अस अज्यूम, है ना, और किस टेम्परेचर T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। एक दूसरा इंजन है E, ये क्या है, कार्नोट इंजन है, या हम कह सकते हैं रिवर्सिबल इंजन है। ये भी सेम टेम्परेचर्स के बीच में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? अब हमको क्या एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम जो एफिशिएंसी है ना हाइपोथेटिकल हीट इंजन की, जो इरिवर्सिबल है, ये क्या है, इरिवर्सिबल, इसका एफिशिएंसी मान लो ज्यादा है रिवर्सिबल से। वैसे कार्नोट थ्योरम तो ऐसा नहीं मानती। कार्नोट थ्योरम तो क्या कहती है, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हमें अपना स्टेटमेंट प्रूफ करना है। भाई चलो मान के देखते हैं, लेट अस अज्यूम कि इरिवर्सिबल की ज्यादा होती है। यदि हमने ये सही माना होगा तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है जो हमने माना है वो बाद में हमारा प्रूफ हो सकता है कि क्या हमने सही माना था या गलत माना था। ये कंट्रोडिक्शन मेथड है।
ठीक है ना। तो लेट अभी देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो मान लो, चलो मान लेते हैं भाई इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। तो एन वो ईटा डैश हमने इरिवर्सिबल लिया है, तो ये क्या इरिवर्सिबल है, ये कार्नोट इंजन रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, समझ में। अब देखो, अभी हम पहले इस वाले इंजन पर फोकस करो। तो सपोज इंजन ई डैश एक्सट्रैक्ट्स हीट Q1 डैश। देखो अब इस इंजन ने क्या क्या कितना हीट लिया, Q1 डैश हीट लिया, ठीक है। और W डैश क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, इंजन हो गया E डैश, है ना। अब इसने क्या किया, T1 टेम्परेचर, है ना, और ये क्या होगा T2 टेम्परेचर। तो इसने Q1 डैश एनर्जी ले लिया। अब इसने एनर्जी लिया इस इंजन ने, अब ये जब एनर्जी लेगा तो ये W डैश मान लो इसने वर्क कर लिया। अब कुछ एनर्जी ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, मान लो कितना कर दिया, Q डैश। तो Q डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसने मान लो रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो तो हमारे पास वर्क कितना आएगा, हम जानते हैं Q1 डैश माइनस के Q2 डैश, यही तो होगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब मान लो भाई इसने क्या किया, 10 यूनिट एनर्जी ले ली सपोज, ठीक है। 7 जूल का क्या किया, वो 7 यूनिट एनर्जी का इसने वर्क परफॉर्म किया। हमने दिया कितना, 10 यूनिट एनर्जी दिया, इतने 7 यूनिट तो काम किया, 3 यूनिट इसने एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है ना। फ्रिक्शन की फॉर्म में हो, रेडिएशन की फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की फॉर्म में रिलीज कर दी। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इतना एनर्जी हमने इसको 10 यूनिट दिया था, 3 यूनिट इसने रिलीज कर दी एनवायरनमेंट में और 7 का इसने वर्क परफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा इंजन ले लो जो हमने रिवर्सिबल मानना है, ये वाला इंजन, सेम चीज़ है। अब मान लो इसने Q1 एनर्जी लिया, ठीक है, और Q2 एनर्जी एनवायरनमेंट को रिलीज कर दिया, और W क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, ठीक है, समझ में आया। इसका एफिशिएंसी हमने N डैश माना है और इसका एफिशिएंसी N माना है। ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, कोई डाउट है। तो इतना हमने एज्यूम कर लिया। तो वो ये रिवर्सिबल इंजन ने Q1 हीट लिया, W वर्क परफॉर्म किया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर दिया, ठीक है। तो कितना एनर्जी रिलीज किया इसने, हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस के W, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। वो ये मान लो 15 जूल एनर्जी लिया, है ना, 10 जूल वर्क परफॉर्म किया और 5 जूल क्या कर दिया, सपोज लेट अस अज्यूम रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा। तो इसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाने के लिए बताया, कोई डाउट है। अब देखो, तो दोनों इंजन को हमें कंपेयर करना है ताकि हम पता कर सके किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और किसका एफिशिएंसी कम है, ठीक है। लेकिन हमने तो मान के चला कि भाई मानेंगे, हम ये मानेंगे कि इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है रिवर्सिबल से। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कार्नोट इंजन को हम इस तरीके से स्केल कर देते हैं सच दैट इट परफॉर्म सेम वर्क एज इरिवर्सिबल इंजन। अब देखो ये हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए किया। अब मान लेते हैं दोनों इंजन सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम वर्क, W इज इक्वल टू W डैश, लेट अस अज्यूम इट, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमने क्या माना था कि भाई इरिवर्सिबल इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है रिवर्सिबल से, ये माना था। तो एफिशिएंसी हम जानते हैं क्या होता है भाई, W डैश वर्क अपॉन में कितना हीट लिया था इसने, Q1 डैश, तो इतना हीट लिया और W1 डैश वर्क परफॉर्म किया। रिवर्सिबल ने क्या किया था, W वर्क परफॉर्म किया और Q1 हीट उसने लिया था, समझ में आया। यही तो होता है एफिशिएंसी, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, समझ में आया, क्यों कटेंगे, क्योंकि दोनों हमने इक्वल माने हैं। अब ये हमारे पास कितना बचा, ये, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 ग्रेटर देन Q1 डैश, ठीक है ना। यानी ये हीट ज़्यादा लिया, कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन हीट ज़्यादा लिया किससे, इरिवर्सिबल इंजन। अभी तक हमें ये पता चला। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जो कार्नोट इंजन है ना, हम जानते हैं ये इट रिवर्सिबल इंजन है, तो इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर। तो ये इसको हमने एज इट इज रखा। हमने क्या किया, कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल किया। अब ये रेफ्रिजरेटर की तरह जब इस्तेमाल करेगा तो अब ये कोल्ड रिजर्वियर से हीट लेगा, है ना भाई। रेफ्रिजरेटर का काम तो यही होता है कि उसके अंदर जो ईटेबल्स रखे होते हैं, खाने के सामान रखे होते हैं, वहां से एनर्जी लेके क्या करता है, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो अब मान लो इसने Q2 डैश एनर्जी ली, यहाँ पे तो देखो क्या था, ये Q2 डैश एनर्जी दे रहा था। अब क्योंकि अब एक ये इंजन की तरह, कार्नोट इंजन की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर की तरह काम कराना चाहते, तो रिवर्स कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो Q2 डैश एनर्जी सपोज लिया रेफ्रिजरेटर ने, ठीक है। अब Q1 एनर्जी क्या क्या, हॉट बॉडी को रिलीज किया। अब रेफ्रिजरेटर अपने आप तो काम करता नहीं है, इसको हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इस पर वर्क करना पड़ेगा। या कोई इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह होता है, तभी तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी जाती है, ऐसे तो अपने आप तो नहीं जाती। तो वो वर्क कौन करेगा, तो हमने क्या किया, जो वर्क रियल इंजन था ना,
उसका वर्क हमने किसको फीड कर दिया, रेफ्रिजरेटर को, कि भाई जो रिवर्सिबल इंजन से वर्क आया था उसको हमने किसको दे दिया, रेफ्रिजरेटर को। अब रेफ्रिजरेटर ने वो वर्क लिया और उस ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक मोटर पर दिया और इसने उस इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से कोल्ड बॉडी से Q2 हीट लिया और Q1 हीट हॉट बॉडी को दे दिया। ठीक है, समझ में आया। तो Q2 एब्जॉर्ब किया, वर्क परफॉर्म जो यूजिंग वर्क W डैश, तो ये W डैश वर्क की मदद से Q1 हीट उसने हॉट रिजर्वियर को वापस दे दी। ठीक है, अब हम ना कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, इस पूरे सिस्टम को, दोनों इंजन को क्या कर दिया, कंबाइन, और रिवर्स्ड कार्नोट इंजन फॉर्म्स अ कंपोजिट डिवाइस, है ना भाई। ई डैश इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला, ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक कंपोजिट डिवाइस बना रहा है, ये क्या एक कंपोजिट डिवाइस हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कोई डाउट है? अब देखो इस कंपोजिट डिवाइस का काम क्या है, इस कंपोजिट डिवाइस ने क्या काम किया, ये T1 हो गया, ठीक है ना, ये T2 हो गया। तो इस कंपोजिट, ये अब यहाँ ये कंपोजिट डिवाइस में लिख देता हूँ, है ना, ये कंपोजिट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब ये एक मान लिया मैंने, ठीक है ना, या मान समझ लो कि भाई ये एक कोई एक इंजन हो, कोई वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम है, यहाँ पे कंपोजिट सिस्टम हो गया, कंपोजिट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब देखो नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वियर, अब कोल्ड रिजर्वियर से कितना हीट एब्जॉर्ब किया, अब देखो ध्यान से कितना एब्जॉर्ब किया, देखो Q2 डैश लिया, है ना, और इसने Q2 डैश कोल्ड Q2 डैश यहाँ दिया। अब मान लो जैसे ये सपोज 20 यहाँ पे इसने ले लिया और इसने सपोज 10 वापस दिया इस वाले ने, तो या मान लो इसको 13 ले लो, है ना, तो मैं यदि 20 में से 13 घटा दूं, है ना, तो मैं कह सकता हूँ 7 यूनिट एनर्जी कोल्ड बॉडी से चली गई, है ना, नेट, जो नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वियर। तो मैंने क्या किया, Q2 डैश में से Q2 में से Q2 डैश घटाया, तो Q2 को मैंने क्या लिखा, Q1 माइनस W, ये माइनस Q2 डैश को ये लिखा। ठीक है, W से W कट जाएगा, ये आ गया। अब देखो Q1 जो है ये हमने जाना, अभी हमने ऊपर देखा था ये ज़्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्चुअली में आया क्या है, हमारे पास आया है Q2 माइनस के Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस के Q डैश, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई है ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है हीट, नेट हीट, है ना, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये हॉट बॉडी में देखो ये क्या है, नेट हीट रिलीज्ड टू हॉट बॉडी, है ना, समझ में आया। अब देखो ये, अब इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल, ये दोनों इक्वल आ गए। तो नेट बॉडी से मान लो इसने कंपोजिट डिवाइस ने क्या क्या 10 जूल एनर्जी कोल्ड बॉडी से ली, है ना, और 10 जूल एनर्जी हॉट बॉडी को वापस दे दी। इसका मतलब यही तो हुआ, देखो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू नेट हीट रिलीज्ड टू हॉट बॉडी, या मैम इसको ऐसे समझ सकते हैं 10 जूल एनर्जी कोल्ड बॉडी ने ली और हॉट बॉडी को 10 जूल एनर्जी दे दी। इसका मतलब ये हुआ इस कंपोजिट डिवाइस ने ये काम किया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या भाई, समझ में आया कि 10 जूल एनर्जी ले और 10 जूल उसको वापस दे दे, इसने वर्क किया, इसने कोई वर्क नहीं किया, इसने वर्क परफॉर्म ही नहीं किया, समझ में आया। तो ये तो वोइलेशन हुआ ना क्लोसिस स्टेटमेंट का, बिना वर्क के क्या हो सकता है ऐसा भाई, कोल्ड बॉडी से 10 जूल एनर्जी ली और हॉट बॉडी को 10 जूल एनर्जी दे दी बिना कोई वर्क परफॉर्म किए, तो ये तो क्लोसिस स्टेटमेंट का क्या हुआ, वोइलेशन हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इट फॉलोज दैट कंपोजिट डिवाइस एक्सट्रैक्ट नेट हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वियर डिलीवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू हॉट रिजर्वियर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ये तो सब इंटरनल है, ये वर्क तो इंटरनल है। अभी मैंने जो आपको अलग से डायग्राम बना के बताया, तो कोई एक्सटर्नल वर्क तो किया ही नहीं, जितना एनर्जी कोल्ड से लिया उतना ही हॉट को दे दिया। तो दिस रिजल्ट व्हाट डज इट शो, कि जो नेट फ्लो है ना कोल्ड से हॉट का विदाउट वर्क इनपुट, ये वोलेट करता है क्लोसिस स्टेटमेंट को। क्लोसिस स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप एनर्जी नहीं जाएगी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि मैंने जैसे अभी आपको बताया, मान लो 10 जूल कोल्ड से लिया और 10 जूल हॉट को ही दे दिया, ये अपने आप जा ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए था, करना चाहिए, मतलब वर्क के बिना ऐसा हो नहीं सकता। तो इट वोलेट्स क्लोसिस स्टेटमेंट। अब ये क्यों वोलेट कर रहा है भाई, क्लोसिस स्टेटमेंट का वोलेशन क्यों हो रहा है, क्यों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। हमने माना था कि इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है रिवर्सिबल इंजन की, तो हमने जो माना था वो गलत माना था। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं होता रिवर्सिबल कार्नोट इंजन से ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। तो रियल स्टेटमेंट क्या है, हमेशा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसकी, रिवर्सिबल इंजन की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई डाउट है, समझ में आया।
बात करते हैं हम अब एक एग्जांपल की। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है ना। तो फॉर रिवर्सिबल इंजन हमें शो करना है कि एक रिवर्सिबल इंजन के लिए सम ऑफ क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसका मतलब देखो क्या हुआ। अब मान लो हमारे पास सपोज ये है, ये T1 हो गया और ये सपोज T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास सपोज एक इंजन हो गया ए, है ना। इसने Q1 एनर्जी लिया और Q2 एनर्जी रिलीज कर दिया और W वर्क परफॉर्म किया। तो इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये होना चाहिए रिवर्सिबल इंजन के लिए, या मैं कहूँ ये बात होना चाहिए कि देखो Q1 एनर्जी अब क्या किया इस इंजन ने, है ना, रिवर्सिबल इंजन ने एब्जॉर्ब किया, Q1 एनर्जी लिया। तो Q1 एनर्जी लिया तो ये आ गया T1 टेम्परेचर पे। अच्छा, Q2 एनर्जी क्या किया इसने, रिलीज किया। जब रिलीज करेगा तो एनर्जी को हम नेगेटिव लिखेंगे, तो माइनस के Q2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो ये बात हमें ये कहने का प्रयास ये कर रहा है समेशन, या मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता था Q1 अपॉन में T1 प्लस के Q2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकता था। फिर मैं कहता भाई Q2 तो रिलीज्ड एनर्जी है, तो Q2 पे फिर मैं माइनस के साइन लगाता कि माइनस, ठीक है, T माइनस Q2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे भी कह सकता था क्योंकि इंजन ने ये एनर्जी रिलीज की इसलिए नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब देखो हम ये कार्नोट थ्योरम की मदद से प्रूफ करेंगे। तो हमने कार्नोट थ्योरम में ये तो समझा कि जो एफिशिएंसी होती है भाई कार्नोट इंजन की वो ज़्यादा होती है एफिशिएंसी की और दूसरे इंजन से जो वर्क कर रहे होते हैं सेम टेम्परेचर पे, है ना। तो मतलब एफिशिएंसी है जो सारे इंजन की वो ज़्यादा वो रिवर्सिबल इंजन की ज़्यादा होती है या इक्वल होती है, कब, जब सारे इंजन रिवर्सिबल हो। ये है स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है। इक्वलिटी साइन होल्ड्स फॉर रिवर्सिबल, इक्वल साइन कब आएगा, रिवर्सिबल, है ना भाई। ये इंजन भी रिवर्सिबल, सारे इंजन जब रिवर्सिबल होंगे तभी तो सभी की एफिशिएंसी क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो मैंने आपको कार्नोट थ्योरम में भी बताया था। यदि एक इंजन रिवर्सिबल है तो उसी की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी बाकी सबसे। समझ में आया। और इनइक्वालिटी इरिवर्सिबल के लिए होल्ड करता है। अब देखो इसी स्टेटमेंट से हम सब कुछ प्रूफ कर देंगे। देखो एफिशिएंसी हम जानते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इंजन के लिए हमने Q डैश माना था तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस रिवर्सिबल इंजन के लिए Q2 अपॉन में Q1, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, ये हम भली बात ही जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस बचेगा, दोनों साइड मुझे माइनस के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मेरा साइन क्या हो, चेंज हो जाएगा। ये अब साइन ये हो जाएगा, ठीक है ना, Q2 अपॉन में Q1। कोई डाउट है। अब देखो यदि आपको ध्यान हो ना, ठीक है ना, मैंने आपको जब कार्नोट इंजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो Q2 अपॉन एनर्जीज का रेशियो होता है ना एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड का, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर्स बिटवीन विच द इंजन इज वर्किंग। तो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 होता है, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है ना। ये यहाँ से नहीं आया, ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट पर समझाया था। तो ये मैंने जब आपको कार्नोट थ्योरम बताई, कार्नोट इंजन पढ़ाया था तब मैंने बताया था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये Q2 डैश अपॉन में Q1 डैश, ठीक है। Q2 अपॉन Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन में T1। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट है। अब देखो इसको और हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं क्या करूँ Q2 डैश अपॉन में T2 लिखूँ, है ना, या मैं इसको Q1 डैश अपॉन में T1 लिखूँ, है ना, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q1 डैश अपॉन में T1, ये उधर चला जाएगा माइनस के Q2 डैश अपॉन में T2 डैश, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा, यही तो बनेगा स्टेटमेंट मेरे पास। समझ में आया। तो व्हाट डज इट मीन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q1 डैश अपॉन में T1 प्लस माइनस के Q2 डैश T2, है ना। तो ये क्या समेशन ही तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ Q अपॉन में T, है ना, समय इज इक्वल, ये समझ में आ की बात, ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉर एनी साइकिल इन विच हीट एक्सचेंज टेक प्लेस विद 2 रिजर्वियर्स ओनली अलजेब्रिक सम, ये क्या होता है 0। इक्वल किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, और लेस देन क्या, इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बात, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरी। आगे बताऊंगा कि जो एंट्रोपी होता है ना, एक्चुअली में एंट्रोपी ये होता है डेल Q अपॉन में T। तो यदि मैं समेशन ले लूँ, इंटीग्रेशन कर लूँ, तो समेशन को ही तो रिप्लेस किया मैंने, है ना। तो यदि ये 0 आ रहा है तो यानी एंट्रोपी रिवर्सिबल के लिए 0 आ रहा है। और जो एंट्रोपी होता है ना जनरली, ठीक है ना, समझ में आया। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ये जो मेरे पास है कि इंटीग्रेशन डेल Q अपॉन में T लेस देन 0, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो
खैर ये वो चीज़ अब आपको भी समझ में नहीं आएगी, ये मैं इसको ds लिख सकता हूँ, फिर वो आपको कन्फ्यूजन होगा उसमें, ठीक है ना, कि ये कैसे यहाँ पे क्यों है, डेल क्यों हो गया। खैर वो हम जब एंट्रोपी का केस पढ़ेंगे तभी उस केस में हम पढ़ेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह में काफ़ी जगह काम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।